हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यही मेरा लकी ट्रिक चैनल हुआ और मेरा स्लोगन पढ़ेंगे और खूब बढ़ेंगे, यही मेरे चैनल का लोगो हुआ दोस्तों। और मेरा नाम मुकुल कुमार हुआ। हम और कुछ नए अंदाज में हम लोग पढ़ाई करेंगे और एमसीक्यू जितने भी हैं उसका हम लोग बीच बीच में बहुत सारे ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, ताकि कभी आप लोग भूलेंगे नहीं। और मैं अपने यूपीएससी एक्सपीरियंस से कि आखिर कोई क्वेश्चन को कैसे थिंकिंग करते हो और कैसे सोचते हो जो लंबे समय तक याद रहेगा, वही मैं आप लोगों के बीच शेयर करूंगा। और मेरे चैनल शुरू करने का यही मकसद भी था, क्योंकि सीधा क्वेश्चन एमसीक्यूज़ खोलना और टिक लगाना और आगे बढ़ते जाना, ये मेरा मकसद नहीं था। मैं कुछ यूनिक तरीके से आपको पढ़ाऊंगा ताकि आप लोग कभी भूले नहीं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स का जो मुद्रा एवं बैंकिंग चैप्टर होता है, उसको हम कुछ अलग अंदाज में पढ़ेंगे। और बीच में मैं आपको कई ऐसे ट्रिक भी बताऊंगा जो क्वेश्चन आपको कभी भूलने नहीं देगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा और वीडियो में काफ़ी मज़ा आएगा दोस्तों आप लोगों को। इससे पहले आप लोग इस तरह कभी पढ़े नहीं होंगे कि वो ऐसे भी पढ़ा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो बनाते जाऊंगा। और आप बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपके यूट्यूब पर पहुंच जाए और आप इससे छूटे नहीं और आप जल्दी से जल्दी सक्सेस हो और जल्दी से जल्दी आगे बढ़े, यही मेरी दुआ है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, परिभाषा किसने प्रस्तुत किया था? तो ये परिभाषा प्रस्तुत किया था क्रोमर ने। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो मुद्रा के प्रचलन से ग्रेशम का नियम संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मुद्रा का कार्य कौन सा नहीं है? तो मूल्य का स्थिरीकरण जो है वो मुद्रा का कार्य नहीं है। फोर्थ नंबर, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो गर्म मुद्रा कहलाती है। ये विकसित देशों की मुद्रा होती है दोस्तों, जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर, हवाला क्या है? हवाला विदेशी मुद्रा का जो होता है वो अवैध कारोबार होता है, उसी को हवाला कहते हैं। हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य? अभी हम लोगों ने दोस्तों पढ़ा, ये विकसित देशों की मुद्रा होती है। ये हार्ड करेंसी जो होती है, हार्ड करेंसी जो होती है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है, वही हार्ड करेंसी होती है। और सॉफ्ट करेंसी क्या होती है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक रहती है। तो दोस्तों, इसको याद करने का देखिए अचूक ट्रिक मैं बताता हूं, जो कि आप लोग इससे पहले आज के बाद अगर कभी भूल गए तो फिर बताना कमेंट में कि सर काफ़ी बकवास ये एक ट्रिक था। आज बता दूंगा दोस्तों। इसके बाद अगर आप लोगों ने कभी भूलेंगे ही नहीं दोस्तों, तो देखिए हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी को आप चुटकियों में कैसे याद करेंगे। तो हार्ड करेंसी दोस्तों, जैसा कि हार्ड से नाम है, तो कोई भी अगर चीज़ हार्ड, आपको चीज़ कठोर कोई चीज़ आपको दे दिया जाए कि लो, तो आप क्या करोगे, क्या कहोगे उनसे? तो कहोगे अपेक्षाकृत में वो हार्ड चीज़ कम लूँगा। अगर कोई चीज़ सॉफ्ट चीज़ दे, रुई की तरह सॉफ्ट चीज़ या कपड़े की तरह मुलायम चीज़ जो हल्की हो, सॉफ्ट चीज़ हो, तो उसको आप लोग क्या करेंगे, अपेक्षाकृत अधिक लेंगे। तो सॉफ्ट चीज़ अपेक्षाकृत अधिक लेते हैं, कोई भी चीज़ कोई भी लोग लेंगे, और हार्ड चीज़ कोई भी लोग क्या करेंगे, कम लेंगे। तो इस तरह से हम लोग याद करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे विधिग्राह्य मुद्रा कहते हैं। विधिग्राह्य मीन्स होता है दोस्तों लीगल करेंसी। लीगल करेंसी होता है, उसी को विधिग्राह्य कहते हैं। इसको अगर लेने से इनकार कोई कर देता है तो दोस्तों वो देशद्रोह साबित होता है और उस पर कानूनी कार्रवाई भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है? देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसानी से उपलब्ध होना ही तो सस्ती मुद्रा का अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन देशों की मुद्रा प्राय 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? इससे पहले भी मैंने अभी बताया दोस्तों, ये हार्ड करेंसी जो होती है वो विकसित देशों की होती है। भारत की विधिग्राह्य मुद्रा है, तो भारत की विधिग्राह्य मुद्रा दोस्तों है अपना भारतीय रुपया, जिसका सिंबल आप लोगों को पता ही होगा। अपना सिंबल भी रुपया का पहले नहीं था, जो कि अब मिल चुका है, ये सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सही कथन, वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो हॉट मनी कहलाती है। ये सही, एकदम सही है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है। ये दोस्तों क्या सही होगा? हार्ड करेंसी है, मांग अधिक है, तो ये गलत हो जाएगा।
वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है। ये सही है दोस्तों। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में सबसे अधिक रहती है वो क्या होती है? सॉफ्ट करेंसी होती है। मांग अधिक, अभी आप लोगों ने देखा, आप लोग खुद कर सकते हैं इसको। तो ये 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर है दोस्तों। बुक में इसका आंसर बी दिया गया है, लेकिन इसका आंसर सही में डी होगा, क्योंकि कई लोग बस पढ़ा देते हैं और आगे निकल जाते हैं। सही गलत का उनको कोई ठिकाना नहीं रहता है, बस वो अपना खाना पूर्ति कर देते हैं पढ़ा के। इसका आंसर किताब में बी दिया गया तो आपको बी ही बताएगा, लेकिन इसका आंसर दोस्तों डी होगा। 1, 3 और 4। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो ये विमुद्रीकरण होता है दोस्तों। 8 नवंबर की वो रात कौन भूल सकता है जब नरेंद्र मोदी ने वो घोषणा किया था। सबके दिलो दिमाग में वो घोषणा बैठ चुका था। और लेटेस्ट विमुद्रीकरण का प्रमाण आप लोग खुद हैं। आप लोग एक तरह से देखा जाए तो इस 2016 में किया गया था, तो उस टाइम में विमुद्रीकरण जो होता है उसके गवाह भी आप लोग बने। आप लोग कह सकते हैं कि मेरे टाइम में ये हुआ था विमुद्रीकरण, जब 500 और 1000 रुपये के नोट को नए सिरे से बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो ये थे जेबी से। काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों। आप बाज़ार के नियम को इसके बाद आप भूलना छोड़ दीजिए, उसको आप भूल ही नहीं पाएंगे इसको। बाज़ार के नियम के आखिर कैसे हम लोग ट्रिक से देखते हैं। बाज़ार के नियम के प्रस्तुतकर्ता जेबी से ही क्यों होगा? तो देखिए दोस्तों, बाज़ार का नियम क्या है। जब आप लोग बाज़ार जाएंगे तो बाज़ार का नियम क्या है? बाज़ार ऐसे ही चले जाएंगे, खाली हाथ से ही जाएंगे? नहीं ना जाएंगे। तो बाज़ार जाने के लिए आपको क्या रहेगा? जेबी में पैसा रहेगा तभी तो आप बाज़ार करेंगे। जेबी से पैसे खर्च करने पड़ेंगे तभी तो बाज़ार जाएंगे। बाज़ार का ये नियम ही है, जब जेबी से पैसा रहेगा तभी तो आप बाज़ार के नियम यानी बाज़ार के कायदा कानून को समझेंगे। पैसे ही नहीं रहेंगे तो बाज़ार का कोई मतलब ही नहीं रहा, नियम ही नहीं रहा। तो जेबी से यानी जेबी से पैसा रहेगा तभी हम लोग बाज़ार कर सकते, तो ऐसे हम लोग समझेंगे। मुद्रा संकुचन का कारण होता है। मुद्रा संकुचन का दोस्तों क्या कारण होता है? तो मुद्रा संकुचन का कारण होता है माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। ये दोस्तों खासकर चाइना बहुत करेगा आपको। माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की आपूर्ति में कमी करता है। माल सेवा तो खूब आपके यहाँ भेज देगा, जिससे आपके लोकल बाज़ार में लोकल विक्रेताओं तो मारे जाते हैं, लेकिन उनकी पूंजी जैसे चाइनीज़ सामान हुआ, तो ये चाइना अधिकतर करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है। मुक्त बाजार नीति जो है ये सहायक नहीं है। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है, तो ये दोस्तों मुद्रास्फीति होती है। मुद्रास्फीति दोस्तों समझने के लिए आप लोग, मैं आपको बस कुछ ही सेकंड में समझा देता हूँ। मुद्रास्फीति स्पष्ट ही यहाँ पे लिखा गया, मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, यानी जो हमारी करेंसी होती है उसका मूल्य बहुत ही कम हो जाता है, यानी गिर जाता है, और कीमतें जो हैं बढ़ जाती है। कीमतें यानी जो भी वस्तुएं बिक रही है मार्केट में, सब्जी से लेके मसाले दाल जो भी है, उसका कीमत अगर बढ़ जाएगा तो मुद्रास्फीति हो जाएगी। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है स्टैगफ्लेशन। मुद्रास्फीति के साथ मंदी, ये दोनों अगर आ जाए तब ये क्या कहलाएगी? स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रास्फीति में बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती है। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या हो जाती है? महंगी हो जाती है, और रुपये का मूल्य क्या हो जाता है? गिर जाता है, और वस्तु महंगी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया वही मुद्रास्फीति, महंगाई। लगातार कीमत अगर बढ़ जाएगा तो फिर महंगाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी छाप पर बांटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि विफल हुई तो इनमें कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? तो ये हो जाती है मुद्रास्फीति। निम्नलिखित में, इसको दोस्तों मैं समझा देता हूँ, एक बार और देखते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से वो वर्ग कौन सा है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? तो सबसे अधिक हानि किसको होगी दोस्तों? देने वालों को सबसे ज़्यादा हानि होगी। देनदार को मुद्रास्फीति में सबसे ज़्यादा हानि होती है।
मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। अगर हानि होगा देनदार को तो लेने वाला क्या होगा? ऋणी। लेने वाला क्या होगा? लाभान्वित होता है यानी फायदा में होगा। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन दोस्तों ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है बचत का बजट करके, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि करके और सरकारी व्यय में कटौती करके। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो नहीं है कौन सा हो जाएगा? ब्याज दर में कमी, ये नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सूचकांक है दोस्तों, थोक मूल्य सूचकांक। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। 29 नंबर क्वेश्चन। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मापी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? मुद्रास्फीति को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रित किया जाता है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मुद्रास्फीति में दोस्तों क्या होता है, मुद्रा का मूल्य जो होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है और वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण इसको कर सकते हैं। निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप कौन सी है? तो सर्वाधिक तरल माप जो है वो क्या है, M1 है। 32 नंबर क्वेश्चन। किस संगठक को मुद्रा आपूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? तो विस्तृत मुद्रा दोस्तों कहा जाता है M3 को। मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? तो इसमें डाक खानों की मांग जमा जो होता है उसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो मुद्रास्फीति जो होती है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि हो जाने से। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस घटक में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है? रुपये का अवमूल्यन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता, ये इनमें से सभी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है? देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को? तो RBI की विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, RBI के स्वर्ण भंडार और रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता, इनमें से सभी को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है, तो ये संबंधित है चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन जो हुआ था वो हुआ था 1806 ईस्वी में। 1806 ईस्वी में। VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ये BPSC में एक बार पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। और मुद्रा प्रचलन से संबंधित UPSC के एग्ज़ाम में UPSC के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है, तो सर्वाधिक भाग खर्च कहाँ होता है? पेट्रोलियम के आयात पर, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कुवैत, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इस सबसे हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम ले आते हैं, तो उसमें हमारी विदेशी मुद्रा की खपत कुछ ज़्यादा हो जाती है। काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा क्या है? यह वो आय है जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ है। काली मुद्रा, कर अपवंचन नहीं हुआ है, यानी इस पर कर नहीं दिया गया है, वह आय जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ है। अवमूल्यन शब्द का अर्थ है, तो अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना।
स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को क्या करता है, ये घटा देता है, अवमूल्यन कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन सही कौन सा है? अवमूल्यन से विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाता है, अवमूल्यन से घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है। निर्यात सस्ता होता है अवमूल्यन में, और अवमूल्यन से घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है। ये दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अवमूल्यन क्यों किया जाता है? ताकि निर्यात सस्ता हो जाए, जो सामान हम बाहर भेजते हैं वो सस्ता हो जाए, वही अवमूल्यन। अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना, ये होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर देखते हैं दोस्तों। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो ये होगा अवमूल्यन। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम सुधारने में हो? अवमूल्यन। अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो अब तक 3 बार दोस्तों अवमूल्यन किया जा चुका है भारतीय रुपये का। और प्रथम अवमूल्यन जो होता है, सर्वप्रथम अवमूल्यन जो किया गया था वो किया गया था 1949 में। 47 नंबर क्वेश्चन। भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया था? तो अंतिम बार से अवमूल्यन 1991 में किया गया था, और 2 चरणों में अवमूल्यन जो था वो भी 1991 में किया गया था। भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन जो हुआ था 1991 में हुआ था। अंतिम बार याद रखेंगे, और 2 चरणों में ये हुआ था। जुलाई 1991 में भारतीय रुपये के 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया। प्रथम चरण में भारतीय रुपये का अमेरिकी डॉलर में अवमूल्यन हुआ था, तो ये हुआ था 20%। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीयता बनाया गया था, तो ये था 1993-94 के केंद्रीय बजट में। रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? 19 अगस्त 1994 को। रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? 19 अगस्त 1994 को। दोस्तों इकोनॉमिक्स के कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग क्या ट्रिक बनाएंगे, तो इसीलिए कुछ कुछ क्वेश्चन में ज़्यादातर ट्रिक बनेंगे, और कुछ कुछ क्वेश्चन में दोस्तों ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें कोई ट्रिक काम नहीं करता है, उसमें आप लोगों को कुछ याद ही करना पड़ता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग एक तरह से याद ही कर सकते हैं। और वर्तमान में भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के चालू खाते पर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन ये पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिल्ड एज बाजार किससे संबंधित है? गिल्ड एज बाजार जो है वो संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों। 1 लाइनर में ही पूछा गया था, 2003-04 में ये पूछा गया था क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो ये दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक। बैंकों का बैंक यानी बैंकों का बाप कह सकते हैं, कि बैंकों का जो बाप है, फादर ऑफ बैंक, वो आरबीआई को ही कहा जाता है। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा भारतीय रिजर्व बैंक। बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस खाली स्थान द्वारा दिया जाता है, तो बैंकों का बैंक आरबीआई देगा इस चीज़ को खोलने का लाइसेंस। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आरबीआई का मुख्यालय है दोस्तों मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है निर्यातकर्ताओं को ऋण देना, ये कार्य नहीं है। बाद बाकी ऊपर सभी इनके कार्य हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक न एक बार दोस्तों इस क्वेश्चन को बीपीएससी में हर 2-3 साल 4 साल पे रिपीट कर ही देता है, तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य जनता से जमा स्वीकार करना। ये कभी आप लोगों ने देखा है दोस्तों रिजर्व बैंकों को जाकर अपने जमा स्वीकार करता हो? इसीलिए इसका आंसर ये डी नहीं होगा। आप खाता तक नहीं खुला सकते रिजर्व बैंक, आप लोगों को भी ये चीज़ पता होगा।
भारतीय बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। भारतीय बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। भारत में करेंसी नोट जारी करता है। करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है? तो यह है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है कौन सा है? तो यह है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? तो ऑब्वियसली है दोस्तों, ये सभी को रेगुलेट करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। ये वित्त मंत्रालय द्वारा दोस्तों। यूपीएससी के एग्ज़ाम अगर आप लोग देते होंगे तो आप लोग को ये आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो कंपलसरी पढ़ना ही पड़ता है दोस्तों, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड इकोनॉमिक्स में अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम आप लोग देते हैं तो आर्थिक सर्वेक्षण से कम 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी में पूछ देती है। निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? अभी दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था, भारतीय रिजर्व बैंक में आप खाता नहीं खोल सकते, न जमा कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। वो भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है, तो ये है जम्मू कश्मीर। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर नीचे दिए कुछ सही उत्तर चुनना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो हो जाएगा, जैसे हम लोग, यह शीर्ष बैंक है, सही है, एकदम सही है। यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, ये एकदम सही है। यह व्यापारिक घरानों की ऋण प्रदान करता है, ये गलत है दोस्तों, ये ऋण प्रदान नहीं करता। यह नाबार्ड के कार्यों का निरीक्षण भी करता है, एकदम सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये मुद्रा एवं बैंकिंग काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसको हम 4 भागों में करेंगे, 4 पार्ट में करेंगे। तो ये पहला पार्ट हुआ। अब वीडियो को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेकर मिलेंगे 71 से आगे। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बीच बीच में आप लोगों को ऐसे ट्रिक दूंगा। एक क्वेश्चन का ट्रिक अगर से आप लोग बना लेते तो एक क्वेश्चन से डिसाइड होता है कि आप लोग कंपटीशन में बने हो या नहीं बने हो। कई लोगों को देखे होंगे दोस्तों, एक क्वेश्चन के कारण बाहर हो जाते हैं, 2-3 नंबर से बाहर हो जाते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाई गई जो भी वीडियो है आप लोगों तक पहुँचे, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और कोई भी अगर आपको क्वेरीज हो, क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय युवा।